हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, क्या बोल रहा है, जांच करना है कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। अब प्राकृत संख्या क्या था आप लोगों को तो पता ही है। तो प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती, वह जांच करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन ये था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ये जांच करना है। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यदि संख्या 6 पर पावर n 0 पर समाप्त होगी तब यह 5 से विभाजित होगी। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कोई भी संख्या अगर 6 पर पावर n और वे 0 पर समाप्त होगा तो वे संख्या 5 से विभाजित होगा, यानी 5 से पूरी कट जाएगा। वही लिखा कि 5 से विभाजित होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। ऐसे कोई भी संख्या को ले लेते हैं तो वे संख्या मान लीजिए वो 6 है। अगर ये 0 पर समाप्त होता है, देखिए 0 पर समाप्त हो गया तो बोल रहा है कि ये 5 से विभाजित होगा, यानी 5 से ये पूरा कट जाएगा, यानी ये 12 बार में 60। तो वही इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगा तब वह 5 से विभाजित होगा। जैसे हम यहाँ पे हम लिए 6, तो आप लोग कुछ भी और लिख सकते हैं। जैसे 8 ले लिए, अगर 0 पर समाप्त होगा तो 5 से कट जाएगा। 12 ले लिए, 0 पर समाप्त होगा तो 5 से कट जाएगा। अब आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ तक का मतलब क्या हुआ, यानी कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाता है, यानी कि पूरा कट जाता है। उसका देखिए स्टूडेंट आगे क्या लगा, तब यह 5 से विभाजित होगा। उसके बाद अर्थात 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य 5 रखेंगे, परंतु यह संभव नहीं है। अगर देखिए 6 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 3। 6 का अभाज्य गुणनखंड यही ना होगा, 2 गुना 3 द्वितीय 6। तो वही बोल रहा है कि 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य 5 रखेंगे, परंतु यह संभव नहीं है। देखिए अगर 6 का अभाज्य गुणनखंड किया तो कहीं भी 5 आया। अगर यहाँ पे हम 5 लिख भी दें तो 10 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 है कि नहीं। अगर यहाँ पे हम लोग 5 रख दें तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 6 है। तो वही इसका कहने का मतलब है कि 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य 5 रखेंगे, परंतु यह संभव नहीं। अगर 5 रखेंगे तो वह संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 गुना 3 होगा। अगर 3 के जगह 2 के जगह में 5 रख दे तो 15 आ जाएगा, जबकि क्वेश्चन में यहाँ पे 6 है। तो यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट कि 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य 5 रखेंगे, लेकिन यह संभव नहीं है। अब क्यों नहीं है पता तो चल गया। उसके बाद लिखा हुआ क्योंकि 6 पर पावर n बराबर 2 गुना 3 पर पावर n। यही किया कि 6 का अभाज्य गुणनखंड किया 2 गुना 3 और पावर n था तो पावर को n लिख दिया बराबर। अब देखिए यहाँ पे दोनों पे पावर हो गया, ये 2 और 3 दोनों पे ना पावर है तो बराबर देके सिर्फ दोनों को अलग कर दिए। क्या अलग कर दिए, 2 पर पावर n और 3 पर पावर n दोनों को अलग अलग कर दिए। उसका लिखा इसलिए 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 रखता है। तो 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या को रखा, 2 को 1 2, यही ना हुआ। उसके बाद लिखा हुआ है इसलिए 6 पर पावर n के गुणनखंड में कोई, यहाँ पे हो जाएगा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए बोल रहा है कि 6 पर पावर n के गुणनखंड में कोई भी दूसरा और अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी कुछ नंबर दिया हुआ और बोल रहा कि वे भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन की व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5
भाज्य संख्याएं क्यों है, यानी कुछ संख्या दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए इसको देखते हैं, मतलब ये बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको उतारिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ, 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिख रहा है स्टूडेंट, क्या दिख रहा है कि 13 जो है वो दोनों में, यहाँ पे 13 जो हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो अगर 13 को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए गुना में है यहाँ से यहाँ तक, तो ये दोनों के साथ 13 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 13 यहाँ पे जो है बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या बच गया 7 गुना 11। कॉमन करना आप लोग तो समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कॉमन दोनों तरफ क्या है, प्लस के इधर भी 13 है और प्लस के उधर भी 13 है। यहाँ पे 13 को कॉमन कर लिए तो देखिए यहाँ से हम लोग 13 को निकाल दिए तो बताइए अंदर में क्या बचा है, 7 गुना 11 ना। देखिए यहाँ पे 13 से गायब कर दिए, बाहर निकल गया। मान लीजिए यहाँ पे निकाल दिए, देखिए यहाँ पे क्या बचा 7 गुना 11, तो वही लिखे 7 गुना 11 और ये प्लस। अब यहाँ से 13 को निकाल दिए, यहाँ पे कौन सी बचा, कुछ नहीं तो 1 बचा, यहाँ लिख देंगे 1। तो यहाँ पे 13 जो कॉमन यानी 13 से पूरा क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, यानी 13 से भाग लग रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः यह संख्या यह संख्या 13 से विभाजित होती है, विभाजित होती है। क्या लिखेंगे, अतः यह संख्या 13 से विभाज्य हो रहा है। तो लिख दिया अतः यह संख्या 13 से विभाजित है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो चलिए अब यहाँ पे फर्स्ट वाला तो पता चल गया कि यह एक भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि यह 13 से विभाजित रहने की विभाजित हो रहा है, इसलिए लिखे कि अतः यह संख्या 13 से विभाजित होती है, इसलिए अतः यह संख्या 13 से विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या। वैसे दूसरा वाला को देखिए, दूसरा में क्या 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब इसमें बताइए दोनों तरफ कॉमन क्या दिख रहा है, ये गुना के साइड तरफ देखिए और ये प्लस के बाद वाला, प्लस के इधर और प्लस के उधर में दोनों तरफ क्या दिख रहा है, दोनों तरफ 5 दिख रहा है, 5 को कॉमन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 को कॉमन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए 5 को निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 7 6 4 3 2 1। तो लिख दीजिए 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। यहाँ से 5 निकल गया तो 1 बच गया, इधर से 5 निकल गया तो 5 को छोड़ के सारा बच गया। तो यहाँ पे भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः यह संख्या 5 से विभाजित होती है। चलिए आप लोग लिखिए, तो लिखिए कि अतः यह संख्या 5 से विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्या लिखना है कि अतः यह संख्या 5 से विभाजित होती है, 5 से विभाजित हो रहा है, दोनों तरफ ये 5 था उसको निकाल लिए, 5 से विभाज्य हो रहा है। उसके बाद लिखेंगे कि इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो बताइए स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। तो चलिए बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी क्वेश्चन 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी किसी खेल का मैदान है उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। बोला इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, यानी कि उस मैदान में एक चक्कर पूरा लगाता है तो सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। उसके बाद है 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और उसी मैदान में किसी भी लड़का का नाम रवि और वे एक चक्कर लगाता है उसको 12 मिनट लगता है। तो यहाँ पे उसके बाद है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। बोल रहा कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं
प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बोल रहा कि दोनों फिर वे प्रारंभिक स्थान पर कितना समय में मिलेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 18 मिनट। तो यहाँ लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में सोनिया को एक चक्कर लगाने में कुल समय, तो इसको कितना लगता है, 18 मिनट। क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 18 मिनट। तो लिख दिए। उसके बाद ताकि रवि को, किसको, रवि को एक चक्कर लगाने में, रवि को एक चक्कर लगाने में कुल समय, तो रवि को कुल समय कितना लगता था, 12 मिनट। यहाँ पे लिख देंगे 12 मिनट। उसके बाद क्या हो रहा कि दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या निकालना, समय। तो लिखेंगे अभीष्ट समय, अभीष्ट समय, अभीष्ट समय मतलब उस दोनों के बीच में कितना समय निकालना, वो हम लोगों को देखना। यानी किसके किसके बीच, क्या होता कि सोनिया और रवि के बीच प्रारंभिक स्थान पर वे दोनों कब मिलेंगे, उसके बीच हम लोगों को समय निकाल। उसके बीच, तो बीच वाला समय को बोलते हैं अभीष्ट, यानी बीच का कोई भी चीज निकालते उसको बोलते हैं अभीष्ट। और निकालना क्या था, समय। तो लिख दिया अभीष्ट समय। तो इसका अभीष्ट समय जगह हो जाएगा 18 और 12 का, 18 और 12 का एलसीएम। यानी अभीष्ट समय जो भी होगा इसमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो ये 2 का पहाड़ा से 2 नाम 18 और ये 2 छक 12, फिर 3 का पहाड़ा से 3 तिया 9 और ये 3 दूनी 6। तो इसका एलसीएम तो आप लोगों को आता है, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर, ये बाहर वाला सबको क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, सबको गुना करिए, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे दोनों, 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट। ये 1.2 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि कंप्लीट हो गया। तो क्या था कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में कुल समय जो लगता था वो था 18 मिनट, और रवि को एक चक्कर लगाने में जो समय था वो था 12 मिनट। और वे दोनों के बीच का हम लोग का पता कि कितना समय में वे दोनों पहुंचेगा प्रारंभिक स्थान पर। तो अभीष्ट समय क्या हो गया, 18 और 12 का एलसीएम। और एलसीएम तो आप लोगों को बच्चा से ही बनाना आता, बना दिया, सबको गुना कर दिया, 36 आया, लिख दिया 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 1.2 पूरा कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको भी दबाइए, वहाँ पे ऑल करिए, ताकि कोई वीडियो हम डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय।